हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे टाटा सन्स उसके चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है, तो क्यों दिया इस्तीफा, क्या विवाद चल रहा था वो भी जानेंगे। मृत्यु दंड यानी जो मौत की सजा है उसको समाप्त करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति असद को मौत की सजा सुनाई गई है। एशिया की पहली डेजर्ट जूलॉजिकल पार्क और नाइट सफारी तो किस राज्य में स्थापित होने वाली है। कॉमनवेल्थ फेंसिंग ओवरऑल चैंपियन भारत रहा है, कौन कौन उसमें विजेता हैं। किस राज्य ने तंबाकू उत्पादों पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के पूर्व सीजेआई यानी चीफ जस्टिस को यूक्रेन और रूस के बैंक विवाद का मध्यस्थ बनाया गया है, वो कौन है। किसकी आत्मकथा जो है वो जारी की गई है पूर्व राष्ट्रपति की। तो चर्चा करेंगे, और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और आज़ादी का उत्सव आपने उल्लासपूर्वक मनाया होगा, यही उम्मीद है। और आप सबको आज़ादी के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जो 15 अगस्त था कल उसके। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। मृत्यु दंड यानी मौत की सजा को समाप्त करने वाला पहला अरब देश तो वह है लेबनान। तो उसी की संसद ने 13 अगस्त को एक कानून को मंजूरी दे दी है और कहा है कि मौत की सजा की जगह कठोर श्रम और उम्र कैद की सजा का प्रावधान कर दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि लेबनान जो है ना 2004 से फांसी या मौत देने पर रोक लगाई हुई थी उसने, लेकिन वहाँ की अदालतों ने फैसला सुनाना जारी रखा हुआ था। तो अब कानून बन गया है, तो इसलिए अब वहाँ पर ये होगा कि अब किसी को फांसी या मौत की सजा अदालत भी नहीं सुना पाएगी। एक और मैप के जरिए चलते हैं। प्यारा भारत है अपना, और चलेंगे किधर, पश्चिम एशिया की ओर, या कहें वेस्ट एशिया, या जो यूरोप और अमेरिका के लोग कहते हैं इसको क्या, मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व। तो यहाँ पर ये लेबनान है, ये वाला जो इलाका देख रहे हैं ना, ये वाला, ये है लेबनान। ठीक है, इसका पड़ोसी है सीरिया और इधर है इसराइल। ओके, तो लेबनान में क्या है ना, हिजबुल्ला एक संगठन भी है, उस संसद में वो भी है, जिसको इसराइल और कई देश जो है ना आतंकवादी संगठन मानते हैं। तो इस हिजबुल्ला ने हालांकि इसका विरोध किया। ठीक है, कहा कि इसका फायदा उठाया जा सकता है। अब चर्चा कर लेते हैं कि जो दुनिया भर में है मृत्यु दंड, उसकी क्या स्थिति है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। कई यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन वो पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम ने दशकों पहले सामान्य अपराधों के लिए इसको खत्म कर दिया है, लेकिन अगर कोई सैन्य मामला है तो उसमें दिया जा सकता है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, वहाँ के कई सारे देश, उन सब ने भी मौत की सज़ा को ख़त्म किया हुआ है। इसके बावजूद इसके बावजूद एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, कहना यह है कि दिसंबर 2025 तक मृत्यु दंड जो है ना वो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। करीब 78% संख्या बढ़ गई है। अगर ये आंकड़ा देखिए, 2707 फांसी की सजाओं को दर्ज किया गया 2025 में, जबकि अगर 24 में देखेंगे तो मात्र 1518 था। तो ये सब जो सजाओं का ये संख्या बढ़ी है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भी है, उसका कहना ये है कि ये जो संख्या बढ़ी है ना वो खास तौर पे ईरान और कुछ देशों में जो लगातार फांसी दी गई उसकी वजह से बढ़ी है। आंकड़ों में मतलब चीन के बहुत सारे आंकड़े नहीं है, क्योंकि चीन अभी भी जो मौत की सजा है उससे संबंधित आंकड़े उसको रहस्य के रूप में ही बरकरार रखता है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो चर्चा करेंगे टाटा सन्स की। क्वेश्चन होगा कि टाटा सन्स के चेयरमैन का नाम बताइए जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और वो फरवरी 2027 में पद को छोड़ देंगे। आंसर क्या होगा इसका, एन चंद्रशेखरन। 2 कार्यकाल था, तीसरे कार्यकाल को लेकर टाटा ट्रस्ट के साथ सहमति नहीं बन पाई और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, एग्जिट ले लिया, उन्होंने कहा है ये। ठीक है, टाटा सन्स क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब मतलब विवाद चल रहा था टाटा ट्रस्ट और इनके बीच में। ये रहा ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, ये है एन चंद्रशेखरन। दरअसल हुआ ये था कि जो बहुत ज़्यादा निवेश जो पिछले 1 दशक में हुआ है और उसका प्रदर्शन, इसके अलावा भविष्य को की नीतियों उसको लेकर मतभेद बना हुआ था। ठीक है,
तो अब आप कह सकते हैं कि आखिर वो फरवरी 2027 में क्यों छोड़ेंगे, जब उनका उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उनका कार्यकाल इस वक्त समाप्त हो रहा है। और जब इतनी बड़ी कंपनी होती है ना, जिसका मतलब अरबों खरबों का साम्राज्य है, जिसका जिसका 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं उसके अंडर में, टाटा सन्स के अंडर में, तो ऐसे कंपनी से अचानक कोई व्यक्ति नहीं हटता है, बल्कि उसका सक्सेसर यानी उसकी जगह कौन लेगा, उसके लिए पूरा प्रोसेस होता है। इसलिए करीब 6 महीने के आसपास का वक्त लग जाता है चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है। एन चंद्रशेखरन जो है ना, उनका जन्म हुआ था कहाँ पर, तमिलनाडु में, नमक्कल एक जगह है वहाँ पर तमिलनाडु में। और उन्होंने अप्लाइड साइंस टेक्नोलॉजी, अप्लाइड साइंस में बैचलर की डिग्री ली थी। ठीक है। एमसीए किया उन्होंने, फिर टाटा समूह में 1987 में काम शुरू किया था। टीसीएस के वो सीईओ और एमडी वो थे 2017 में। फिर टाटा सन्स का चेयरमैन उनको बनाया गया था। उस वक्त जो रतन टाटा थे उन्होंने इनको नेतृत्व दिया था। और इनके नेतृत्व में टाटा समूह ने टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, स्टील, इसके अलावा एविएशन कहिए, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, इन सब क्षेत्रों में काफ़ी आगे काम किया है। अच्छा, इनको ना कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, जैसे पद्म भूषण अगर हम प्रमुख अवार्ड की बात करेंगे तो वो 2022 में मिला था। इसके अलावा कई सारे अवार्ड दूसरे मिल चुके हैं इनको। ठीक है। तो कैसे चुना जाएगा नया चेयरमैन, उसकी प्रक्रिया होती है, वो पूरी प्रक्रिया टाटा ट्रस्ट की ओर से चीज़ें होती हैं उस। लेकिन इस सबसे पहले आप समझ लीजिए कि टाटा सन्स है क्या। टाटा सन्स जो है ना, टाटा ग्रुप की मूल होल्डिंग कंपनी है और प्रमुख प्रमोटर है। दरअसल जितनी भी कंपनियां देखते हैं, जैसे टीसीएस है, टेल्को है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो 100 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं, वो सब का जो मेन कंपनी है वो है टाटा सन्स। ठीक है। इसके तहत 31 तो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, छोटी बड़ी तो 100 से ज़्यादा है। और ये भारत के सबसे पुराने व्यवसाय घरानों में से एक है, संचालन नियंत्रण करती है। टाटा सन्स की स्थापना हुई थी 1868 में जमशेद जी टाटा के द्वारा। मुख्यालय इसका मुंबई में है, बॉम्बे हाउस में। और इसका मालिक आखिर कौन है, अगर देखेंगे तो मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं है। जैसे दूसरी जो संस्थाएं हैं उसमें देखेंगे तो एक मालिक होता है। जैसे आप रिलायंस में देख लीजिए, एक व्यक्ति होता है जो सबसे प्रमुख होता है। यहाँ पर पूरी की पूरा सिस्टम ही अलग तरीके का है। टाटा सन्स जो है ना, उसकी लगभग 66% जो हिस्सेदारी है वो टाटा ट्रस्ट सबकी है। चैरिटेबल ट्रस्ट है, जैसे सर दोराबजी टाटा है, सर रतन टाटा है, ट्रस्ट है। जैसे रतन टाटा के पास जितने शेयर थे ना, उन्होंने एक ट्रस्ट बना दिया था और नाम रख दिया था सर रतन टाटा ट्रस्ट, और उसको डोनेट कर दिया था। इसका सीधा अर्थ यह है कि टाटा सन्स के द्वारा कमाए गए जो लाभांश डिविडेंड्स डिविडेंड्स है ना, उसका एक बड़ा हिस्सा वो समाज के कल्याण में जाता है। कितना? 66%। ये टाटा ट्रस्ट का ही हिस्सा है। जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सामाजिक कल्याण में, इन सब में खर्च होता है। ठीक है, 66% के आसपास, क्योंकि वो पूरा टाटा ट्रस्ट के पास वो कमाई चली जाती है। क्लियर होगी बात? मतलब कि देश भर में जैसे टाटा के कई सारे कैंसर इंस्टीट्यूट चल रहे हैं देश भर में। ठीक, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, इंजीनियरिंग चल रहा है, मेडिकल के चल रहे हैं, और भी बहुत सारे परोपकारी काम वो करती है। ओके। कुछ हिस्सा जो है ना वो शपूरजी पलोंजी जो मिस्त्री परिवार है उसके पास है 18.4%। फिर टाटा ग्रुप की ऑपरेटिंग कंपनियां, उनके पास 13 से 16% है। उस खुद के पास, कंपनी के पास भी इसका शेयर है। और टाटा परिवार के पास 2.6% की का शेयर है। ठीक है। तो एक ये बात ये हो गई। अब ये जो 66% है ना, वो है टाटा ट्रस्ट के पास। अब ये टाटा ट्रस्ट क्या है? देखिए, जो मैंने बताया आपको, तो टाटा ट्रस्ट का एक चेयरमैन होता है तमाम ट्रस्ट्स के। ठीक है। तो भले ही उस व्यक्ति के पास, मतलब जैसे कि इसके जो चेयरमैन है नोएल टाटा है, जो कि रतन टाटा के सौतेले भाई हैं ये। ठीक है। तो इनको अभी चेयरमैन बनाया हुआ है। इनके पास पर्सनली मात्र 1% के आसपास ही शेयर है। ठीक है। लेकिन चूंकि ये टाटा सन्स के मतलब सॉरी टाटा ट्रस्ट के चेयरपर्सन है, इसलिए इनके पास चेयरपर्सन होने के नाते 66% का वोटिंग का अधिकार
है इनके पास। ठीक है, 66 प्लस 1% अपना, यानी 67% के आसपास। तो यहीं से फिर जो चुनाव वगैरह हो गए ना, वो इसी से होंगे। ठीक है, और ये चीजें हैं, महत्वपूर्ण बातें ये हैं। अब ये होगा कि इन दोनों में विवाद क्या था। नोएल टाटा जब से बने हैं तब से बहुत सारी नीतिगत क्षेत्रों में ये अपना प्रभुत्व चाहते थे, और पीछे से ये खबरें आ रही हैं बहुत सारी मीडिया से कि ये चाह रहे हैं कि अपने बेटों को आगे बढ़ाना। ठीक है, भविष्य में अपने बेटे को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाना चाहते हैं। तुरंत तो नहीं बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये व्यक्ति जो है वो नहीं बन सकते हैं टाटा सन्स के चेयरपर्सन। रतन टाटा के समय था ऐसा कि टाटा ट्रस्ट का जो चेयरमैन है वो टाटा सन्स का भी चेयरमैन हो सकता था, लेकिन उन्होंने भविष्य में तमाम तरह के एकाधिकार को, चीज़ों को समझते हुए कि एकाधिकार ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक नियम बना दिया कि कोई भी अगर टाटा ट्रस्ट का चेयरपर्सन होगा वो टाटा सन्स का चेयरपर्सन नहीं बन सकता है। और एक और बात बताऊं कि टाटा के इतिहास में ऐसी दूसरी बार हुई है जब, मतलब टाटा के जो ये जो इनकी फैमिली है या पारसी जो समुदाय है उससे अलग कोई व्यक्ति, जैसे एन चंद्रशेखरन, वो टाटा सन्स के चेयरपर्सन बने थे। तो विवाद क्या था, एक तो ये कह रहे थे कि भाई जो टाटा सन्स है उसको शेयर बाजार में लिस्टिंग ना की जाए। आरबीआई के कुछ नियम बने हुए हैं, उसके मुताबिक टाटा सन्स को जो है ना वो शेयर बाजार में ले जाना होगा, उसको लिस्ट करवाना होगा। लेकिन इसका विरोध ये कर रहे थे, यानी नोएल टाटा कर रहे थे। एक और बात ये कि एन चंद्रशेखरन ने पिछले दिनों बहुत सारे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया था, जैसे ये आपको कई सारी कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्टमेंट, बिग बास्केट है और भी कई सारी कंपनियां हैं, एयर इंडिया में ही बहुत निवेश हुआ है। तो इनका कहना था कि उसमें फायदा नहीं हो रहा है। तो फायदा क्यों नहीं हो रहा है? तो ये जो खटपट थी ना वो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, और धीरे धीरे जो टाटा ट्रस्ट का जो पूरा उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह सकते हैं, तो उस पर भी अपने लोगों को धीरे धीरे इन्होंने स्थापित किया, और एक तरह से टाटा ट्रस्ट पर इन्होंने पूरी तरह से, चेयरमैन तो हैं ही, साथ में कंट्रोल भी पूरा कर लिया अपना। और फिर इन्होंने देखा कि अब वक्त आ गया है कि अब हमको निकलना पड़ेगा, तो इन्होंने कहा कि अब हम इस्तीफा देते हैं। कोशिश इन्होंने की थी अगले साल के लिए कि नेक्स्ट जो तीसरा कार्यकाल है वो इनको मिल जाए, लेकिन ये लोग तैयार नहीं थे। आखिरकार अब ये हुआ, अब नए चेयरमैन की खोज होगी। और इतना विवाद जबरदस्त हो गया था, आपको बताऊं कि पिछले साल की बात है 2025 की, कि गृह मंत्री अमित शाह को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा था और मीटिंग करवाई गई थी मिनिस्ट्री में, होम मिनिस्ट्री में। ये मीटिंग हुई थी कि ये सारे जो विवाद आपके बीच में चल रहे हैं टाटा ग्रुप के अंदर, ये सब विवाद को ख़त्म करिए। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है ये कि अगर अगर टाटा ग्रुप में अगर कोई खतरा पैदा होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था भी हिल सकती है। तो इसीलिए दुनिया भर में ये काम करती है कंपनी। इसी वजह से फिर मतलब भारत सरकार को भी दखल देना पड़ा था, और आज तो अब चेयरमैन को हटना पड़ा है। तो थोड़ा डिटेल हो गया, वनडे एग्जामिनेशन के लिहाज से इतना डिटेल ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझ सकते हैं ना, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होती है तो विस्तार से बताता हूँ मैं। वैसे इतना डिटेल केवल आईएएस पीसीएस वाले बैच को ही मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किस राज्य को एशिया की पहली डेजर्ट जूलॉजिकल पार्क और डेजर्ट थीम नाइट सफारी की मंजूरी मिली है? आंसर क्या होगा? गुजरात। ये गुजरात का जो बनासकाठा जिला है उसका डीस इलाका है, वहीं पर ये बनाया जाएगा, और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स में। तो ये क्या है, किस जगह पर? तो एक तो समझ लीजिएगा डीस में, और ये जो मैप देख रहे हैं उसमें ये गुजरात में, गुजरात का जो बनासकाठा जिला है वहाँ पर। कुल जो क्षेत्र होगा 103 हेक्टेयर जमीन है। अनुमानित लागत इसको बनाने में करीब आएगी 542 करोड़ रुपए के आसपास। यहाँ पर टोटल प्रजातियाँ 83 होंगी। कुल जीव जंतु जो होंगे करीब करीब 2700 देसी और विदेशी होंगे। ठीक है, तो ये एशिया का पहला रेगिस्तान थीम वाला नाइट सफारी और जू बनेगा। रेगिस्तान थीम की बात हो रही है, ठीक है। और सेंट्रल जू अथॉरिटी
उसी ने अगस्त 2026 में इसकी मंजूरी दे दी है। मुख्य आकर्षण जो होगा इसका, वो एक तो मानकों के अनुसार नाइट सफारी होगी, वहाँ पर रात में जो है ना वो तमाम जो लोग हैं वो जा सकेंगे, पर्यटक रह सकेंगे, देख सकेंगे। चिड़ियाघर होगा, दिन का रात में घूम सकेंगे। जो निशाचर हैं, जो रात में जो जीव जंतु घूमते हैं जंगलों में, तो वहाँ पर वो देख सकेंगे। ठीक है, तो ये है एक महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी वहाँ पर, उसको देखने लोग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बताऊं कि अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप है, वहाँ पर आपके लिए दो तरह के बैचेज हैं। एक है बेसिक मेंबरशिप बैच जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का है, और इसमें पीडीएफ वीडियो मॉक टेस्ट मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, टेस्ट ये सब कुछ मिल जाएगा। पिछले 2 सालों का कंटेंट मिल जाएगा, पीडीएफ, टेस्ट, वीडियो वगैरह, और अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिल जाएगा इसके ज़रिए। ठीक है, तो अभी जो है ना वो जो इंडिपेंडेंस ऑफर चल रहा है वो अभी भी है, एक आध दिन और रहेगा, तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। ये मात्र 99 रुपीज़ का इस वक्त है, ऑफर समाप्त होते ही ये बढ़ जाएगा प्राइस। दूसरा है आईएसपीएस एडवांस करंट अफेयर प्रोग्राम, इसमें डिटेल में चर्चा की जाती है और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पे डिस्कशन कराया जाता है। ठीक है, आपसे चीज़ें ली जाती हैं, आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, तैयारी हो जाती है। संडे को स्पेशल क्लास होता है, इसका लाइव क्लास होता है 3 से 4 घंटे का, और बाकी दिन वो अलग से यूट्यूब के अलावा जो है ना अलग से रिकॉर्डेड वीडियो इसमें डाले जाते हैं। तो इसमें टेस्ट भी है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो पूरी तरह से ये आईएसपीएस के लिए ये भी ऑफर चल रहा है, 1000 का ही है मात्र, प्राइसेस बढ़ जाएंगे ये ऑफर के बाद। रिपब्लिक डे ऑफर है, इंडिपेंडेंस ऑफर है, ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। अगला क्वेश्चन है कि गज गौरव पुरस्कार 2026 से किस राष्ट्रीय उद्यान के 7 महावत वन कर्मियों को सम्मानित किया गया? तो जलदापारा नेशनल पार्क। अब ये सवाल होगा कहाँ पर है, तो ये है पश्चिम बंगाल में स्थित है ये। ठीक है, जलदापारा नेशनल पार्क। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उसी ने 13 अगस्त को ये विश्व हाथी दिवस पर विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश में ये पुरस्कार दिए हैं। ठीक है, तो ये संरक्षण के लिए दिए गए हैं, अलग अलग जो लोग हैं उन सबको अवार्ड जारी किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ फेंसिंग यानी तलवारबाजी में 2026 का उसमें ओवरऑल चैंपियन कौन सा देश रहा है? तो भारत रहा है। 13 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीत लिए हैं, इसलिए हम कह रहे हैं ओवरऑल चैंपियन भारत रहा है। भारत ने नाइजीरिया के लागोस में कॉमनवेल्थ फेंसिंग तलवारबाजी में चैंपियनशिप में पहला स्थान ये प्राप्त किया, वो जो आयोजन हुआ था वहाँ पर 9 अगस्त से 14 अगस्त तक ये चला है, और भारतीयों ने ये शानदार जीत हासिल की है। ठीक है, तलवारबाजी की एक अलग चैंपियनशिप होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किस राज्य ने तंबाकू उत्पादन यानी चबाने और खाने योग्य उस पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लागू किया है? आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने यह प्रतिबंध केवल चबाने वाले और खाने योग्य जो हैं उस पर ये बैन लगाया है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा आप, जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है 2006 की, उसकी धारा 30(2) का, उसके तहत ये प्रतिबंध लागू किया गया है। 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, और ओरल कंजम्पशन जो होता है उसकी श्रेणी में जो भी हैं जैसे गुटखा, पान मसाला, ये सब किया गया। अच्छा, जो सिगरेट वगैरह कहेंगे ना वो सब दूसरे कानून के तहत होता है, जैसे तंबाकू उत्पाद अधिनियम यानी COTPA, उसके तहत नियंत्रित होते हैं। तो खाद्य कानून के तहत बैन नहीं किया जा सकता है उसको, सिगरेट वगैरह। तो सिगरेट नियम नहीं, बैन नहीं किया गया, केवल गुटखा, तंबाकू, निकोटीन युक्त जो पान मसाला है, ऐसे पाउच शेशे जिसको अलग अलग करके और बेचा जाता है और उसमें तंबाकू मिलाया जा सकता है, तो वो सब बैन कर दिया गया है। ठीक है, कहाँ पर बैन किया गया है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश, या भारत सरकार नहीं कहेंगे, भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
जो रिटायर्ड हैं उनको यूक्रेन के सरकारी बैंक ओस्चाद बैंक द्वारा दायर निवेश संधि विवाद में रूस ने मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया है। आंसर क्या होगा? तो डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। तो ये जो मामला है ना, ये 1998 का एक द्विपक्षीय जो निवेश संधि थी, यानी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट जो संधि थी, तो उसी के तहत ये है। 3 सदस्यीय मध्यस्थता ट्रिब्यूनल जो है वो गठित की गई है, और उसमें कोस्टा रिका जो है ना वो एक तरह से मध्यस्थ के रूप में है, और वहाँ के जो पूर्व व्यापार मंत्री हैं डायला, वो उस ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में है। ठीक है। इसके अलावा सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टावरोस, उनको नियुक्त किया गया है, जबकि डी वाई चंद्रचूड़ को रूस के द्वारा नियुक्त किया गया है इनको। ये जो विवाद है ना उन संपत्तियों को लेकर है, जिसको ओस्चाद बैंक ने मतलब ओस्चाद बैंक का ये कहना है कि रूस के द्वारा 2022 में जो यूक्रेन पर अटैक किया गया था, उसके बाद से डोनास्टक, लुहांस्क, खेरसोन और जो पर्जिया, उस क्षेत्र को खो दिया गया है। तो ओस्चाद बैंक जो है ना यूक्रेन का सरकारी बैंक है। अब वो कह रहा है कि जो निवेश संधि हुई थी रूस और यूक्रेन के बीच में, उसके तहत हमारा जो रकम है जो बर्बाद हो रहा है, उसकी कुछ भरपाई वगैरह की बात हो रही है। ठीक है। तो डी वाई चंद्रचूड़ अब वो इसमें दखल देंगे। एक बार मैप के जरिए भी देख लेते हैं, रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर वगैरह जो विवाद चल रहा है वो भी देख लेते हैं। प्यारा भारत है अपना, और भारत के ठीक उत्तर में इधर चाइना, कजाकिस्तान, सब के पार ये है रशिया, और रशिया के बगल में ये यूरोप में ये है यूक्रेन। और जब से ये युद्ध चला 2022 से, तब से लगभग इतना हिस्सा रूस ने तो कब्जा कर ही लिया है। ये लगभग ये सब रूस ने कब्जा किया हुआ है यहाँ पर। तो वो बैंक का कहना है कि भाई यहाँ जो हमारी शाखाएं थी, रकम था, वो सब तो हमारा, उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, अब तो रूस का कंट्रोल हो गया है। तो यही विवाद सब है ना, उसको किया जा रहा है। उसके लिए इनको डी वाई चंद्रचूड़ को ये बनाया गया है। ये डी वाई चंद्रचूड़ जो है वो 2024 नवंबर में रिटायर हुए थे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल पुस्तक किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है, जिस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया? तो रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति उन्हीं के, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये लॉन्च किया है। फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं, ये है। तो ये बुक है, इसी को लिखा है रामनाथ कोविंद ने, और उन्हीं का है ये। और रामनाथ कोविंद के बारे में अगर कहें, एक तो पूर्व राष्ट्रपति, दूसरा जो एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जो एक कमेटी बनी हुई है, उसके अध्यक्ष भी हैं। ठीक है। तो और इस आत्मकथा में रामनाथ कोविंद ने अपनी जो राजनीतिक जो यात्रा है और अनुभव है, उन सबको लिखा है। मूलतः ये कानपुर देहात के परौंख गांव के रहने वाले हैं। ठीक है। और बीजेपी से जुड़े रहे, बाद में राष्ट्रपति बने थे वो, ये 2017 में बने थे, 14वें राष्ट्रपति थे वो। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके छोटे भाई को लाखों लोगों की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है? तो सीरिया में। सीरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति को ये और उनके छोटे भाई को भी फांसी की सजा सुनाई है। दोनों को गृह युद्ध के दौरान लाखों लोगों की हत्या, अत्याचार करने का दोषी ठहराया गया है। ठीक है। और इस मामले में बशर अल असद के मामा के बेटे अतीफ नजीब को फांसी की सजा सुनाई गई है, उनको भी। तो 60 साल के हैं बशर अल असद, और उनके भाई, उन दोनों ने रूस में शरण ली हुई है। पुतिन सरकार ने उनको शरण दी हुई है। ठीक है। अच्छा, इनके पिता भी सीरिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ओके। अब इसको देख लेते हैं मैप के जरिए सीरिया को, और वहाँ की जो पॉलिटिकल स्थिति है उसको भी देखते हैं। प्यारा भारत है अपना, और मिडिल ईस्ट की ओर चलेंगे, या कहेंगे पश्चिम एशिया की ओर। और ये लेबनान के बगल में इधर ये है सीरिया, इसका पड़ोसी तुर्की है, इराक, इधर
आ, तुर्की, इराक और एक और, हाँ ये लेबनान है, ये इसराइल है पड़ोसी इसका, सीरिया का। ठीक है, और ये एक देश है। तो सीरिया की जो राजधानी है ना वो दमिश्क है। राष्ट्रपति भाई अभी जो है राष्ट्रपति वो हैं हमद अल शारा उर्फ अबू अहमद अल जुलानी। मुद्रा यहाँ पर चलती है सीरियाई पाउंड। अब हुआ ये था कि अगर हम कहेंगे तो जो अल असद हैं इनकी बात सोशलिस्ट पार्टी है, इन्हीं की सरकार थी, इनके पिता भी राष्ट्रपति थे। बाद में गृह युद्ध हुआ, विरोध हुआ, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि अमेरिका इनको चाहता नहीं था, और मूल रूप से ये रशिया के समर्थन और ईरान के समर्थन वाले ये राष्ट्रपति थे। तो वहाँ विद्रोह हुआ। विद्रोह हुआ क्या, कहा जाता है कि अमेरिका ने विद्रोह करवाया और पूरी एक सेना बनवाई जो अभी राष्ट्रपति हैं उनकी, और उसने कूच किया और जाकर राजधानी पर कब्जा कर लिया। फिर इनको भागना पड़ा। फिर रूस ने अपना विमान भेजा, उस पर बैठ के ये और इनके भाई, इनका फैमिली, वो रशिया के मतलब पुतिन के सहायता से ये वहाँ पर पहुँचे रहे। ठीक है, तो ये है, अब इनको फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन फांसी होगी नहीं क्योंकि वो तो वहाँ है ही नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये है राष्ट्रपति अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउथ अमेरिकी देश ने अगस्त 2026 में 7.4 तीव्रता का वहाँ पर भूकंप आया, जिससे 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और देश ने आपातकाल घोषित किया। तो कोलंबिया, अमेरिकी भूगर्भीय जो सर्वेक्षण है उसके मुताबिक ये 10 अगस्त को आया था, और भूकंप 7.4 तीव्रता का, गहराई 107 किलोमीटर थी, इसलिए कुछ ही इमारतें ढही हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था अभी और। ठीक है, तो एक बार मैप के ज़रिए देख लेते हैं। प्यारा भारत था उधर, और ये हम चलते हैं, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, और ये देखिए वेनेजुएला है इधर, उसी के बगल में कोलंबिया। वेनेजुएला में अभी कुछ वक्त पहले भूकंप आया था तगड़ा, बहुत नुकसान हुआ था वहाँ। और अब इसी का पड़ोसी जो देश है ना, ये वाला जो है, ये है कोलंबिया, और इसी को नुकसान पहुंचा है कोलंबिया को। ठीक है, तो इसका जो पड़ोसी देश है कोलंबिया का, वेनेजुएला है, इधर ब्राज़ील है, पेरू है, इक्वाडोर है, और इधर पनामा है। ये सब पड़ोसी देश हैं इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय खेल मंत्रालय ने मैनेजमेंट से जुड़ी खामियों की वजह बताकर किस खेल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसको सस्पेंड कर दिया है। दरअसल वहाँ पर चुनाव नहीं हो रहे थे, एक ही व्यक्ति की हुकूमत थी, और इसी वजह से ये हुआ है। ठीक है, तो अब कार्रवाई हुई है, सस्पेंड कर दिया गया है। अब कुछ और होगा, खिलाड़ियों का क्या होगा सरकार तय करेगी। अगला क्वेश्चन है कि ईरानी क्रिकेट कप 2026 का की जो मेजबानी है वो भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को दी गई है? तो जम्मू कश्मीर को दी गई है। श्रीनगर का जो शेर ए कश्मीर स्टेडियम है वहाँ पर 1 से 5 अक्टूबर को ये आयोजन होगा। ठीक है, तो ये ईरानी जो क्रिकेट कप है, ये भारत के जो बीसीसीआई जो है ना भारत का, उसके पूर्व अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जार आर ईरानी, उसी के नाम पर ये होता है, और ये राष्ट्रीय मैच है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है? जेवलिन डे आंसर होगा 7 अगस्त को, और ये जो याद में मनाया जाता है 2020 में जो नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में, उसी की याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को मनाया जाता है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और उसी में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, और उसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया था, प्लूटोनियम ये बम था, और उससे बहुत नुकसान हुआ था वहाँ पर। ठीक है, तो नागासाकी को बाद में पहले हिरोशिमा पर गिराया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। दुनिया भर के लोगों को स्वदेशी लोगों के अधिकार की जागरूकता के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है और इस बार की थीम है अलग अलग संदर्भ, अलग समान आकांक्षाएं। ये है इस बार की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस कब मनाया जाता है? ये लेफ्ट हैंडर्स डे की बात हो रही है यहाँ पर। आंसर क्या होगा? 13 अगस्त को मनाया जाता है। जो बाएं हाथ से जो लोग लिखते हैं उनके सम्मान के लिए और उनके साथ जो भेदभाव होता है वो खत्म हो, इसके लिए। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और जो अभी रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है उसका लाभ उठा सकते हैं आप। शार्प लर्निंग ऐप पर, ऐप जो है ना वो गूगल प्ले पर मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है गूगल प्ले का, तो डाउनलोड कर सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।